साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का MCQ वाला पे। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार दरोगा के 1275 सीटों पे वैकेंसी आ चुकी है। तो इसी क्रम में जो हमारा सेट चल रहा है, सेट प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, तो जिसमें कि अभी तक हमने कुल 5 सेट कंप्लीट करा रखे हैं। और अभी तक आपने पाँचों सेट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, सारा क्वेश्चन और साथ ही साथ अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ हैं। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर 6 को। इसमें भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जुड़ जाइए। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स के साथ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होता है? तो ये किस में नहीं होता है? ये कटहल में नहीं होता है, ऑप्शन ए। साथ ही साथ कुछ और फैक्ट देखेंगे। कटहल क्या है? एक संग्रथित फल है जिसे सिरोसिस कहते हैं। और कटहल का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? ओंथियारिस टॉक्सिकारिया। यह कहाँ का राष्ट्रीय फल है? तो ये श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। और हम जैसे कि एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि फल के हम किस भाग को खाते हैं, तो कटहल में हम किस भाग को खाते हैं? कटहल का हम परिदल पुंज एवं बीज खाते हैं। साथ ही साथ नाशपाती का खाने योग्य भाग कौन होता है? वो होता है पुष्पासन। आम का खाने योग्य भाग कौन होता है? तो वो होता है मध्य फल भित्ति। और अनानास का कौन सा होता है? तो वो होता है परिदल पुंज। तो ये सब फैक्ट भी साथ में ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु में दूध में सबसे कम वसा पाई जाती है? तो किस में सबसे कम वसा पाई जाती है? तो ये होल्स्टीन फ्रीजिशियन गाय जो होती है, ये मेनली हॉलैंड में पाई जाती है। ये ज़्यादातर ठंडी जगहों में पाया जाता है। तो हॉलैंड भी एक ठंडा प्रदेश है, तो ये वहीं पे पाई जाती है। इसके दूध में सबसे कम वसा पाया जाता है। और साथ ही साथ नस्ल से भी क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो गाय की 1-2 नस्ल है, जैसे कि करण स्विस, करण फ्रिज, ये सब गाय की नस्लें हैं। और एक और फैक्ट साथ में ध्यान में रखेंगे कि राष्ट्रीय दुग्ध शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये करनाल में स्थित है। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थान तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन। ये कब आया था? ये 1992 में आया था। इसके अंतर्गत भाग 9 को जोड़ा गया था, जिसमें आर्टिकल 243 ए से लेके 243 ओ तक, यानी क से लेके 9 तक ये पंचायती राज को दिया गया था। और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिसके अंतर्गत कुल 29 विषय हैं। और नगर निगम से पूछे तो उसमें आर्टिकल ओ के बाद क्या होता है? MNO पी से लेके जोड़ा गया था, पी से लेके आगे तक जोड़ा गया था। लगभग 15 सब क्लॉज और जोड़ा गया था। और उसमें कितना विषय दिया गया था? उसमें 18 विषय दिया गया था। और 2 अक्टूबर 1959 यानी 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से पंचायती राज की शुरुआत किया था जवाहरलाल नेहरू ने। वर्ष 2009 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितने रिजर्वेशन कर दिया अनिवार्य? 50% रिजर्वेशन अनिवार्य कर दिया। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो ये सब फैक्ट भी साथ में ध्यान में रखेंगे। सारे स्टैटिक प्रश्न हैं तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह क्या था? तो बारदोली एक जगह का नाम है गुजरात में। वहाँ पे जो ने किसानों के ऊपर 22% भू राजस्व का कर लगा दिया था, जिसके विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था। उसके बाद इसके एक जांच समिति बनाई गई, जिसका अध्यक्ष न्यायिक अधिकारी बूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल के द्वारा गलत ठहराते हुए 6.03 भू राजस्व टैक्स कर दिया गया था। तो ये सत्याग्रह सफल हुआ था। इसी के बाद वहाँ की महिलाओं ने सरदार पटेल को, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। और ये कब हुआ था? ये हुआ था बारदोली सत्याग्रह 1928 में। खेरा सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? ये भी गुजरात में ही हुआ था। ये हुआ था 1918 में। क्वेश्चन नंबर 5,
रीमा 7500 में एक कार खरीदती है, वह इसकी रिपेयरिंग पर 10,000 रुपये खर्च करती है। यानी 7500 में कार खरीदी, 75,000 में 10,000 रुपये उस पर एक्स्ट्रा खर्च की, तो इसका टोटल एक तरह से कॉस्ट प्राइस ही हो गया ना ये। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 85,000 रुपया। उसके बाद यह कार चीरू को 15% के लाभ पे बेचती है। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि चीरू को कितने में बेची। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट प्लस 100 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 85,000 गुने 100 कितना है 15%, तो 115 बट्टा 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको, काट खूट करेंगे इसको मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये आएगा आपको 97,750। अब आगे क्वेश्चन और है, इसके बाद क्या है, चीरू ने इसे रीतू को 10% के लाभ पे बेचा। तो यानी चीरू खरीदी कितने में, तो चीरू का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 97,750 और प्रॉफिट परसेंट इसका कितना है 10%। तो रीतू का आप पूछ रहा है, यानी चीरू का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो चीरू का सेलिंग प्राइस अभी हमने बताया आपको कि सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा 110 बट्टा 100 गुने 97,750। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, ये आपको आंसर आ जाएगा 1,07,525, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, जल का शुद्धिकरण किया जाता है, तो ये किया जाता है क्लोरीन के द्वारा, ऑप्शन बी। लेकिन जल को शुद्ध करने के कुछ और भी प्रोसेस है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर मिला के, और एक और प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस, इसके द्वारा भी जल को शुद्ध किया जाता है। अमोनिया क्या होता है, तो अमोनिया का प्रयोग खेतों में पौधों के पोषक तत्व के रूप में किया जाता है। और हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग गुब्बारा में जो गैस नहीं भरा होता है उसमें हाइड्रोजन गैस भरा होता है। और अमोनियम नाइट्रेट जो होता है NH4NO3 का प्रयोग आर्द्रता ग्राही के रूप में किया जाता है। तो ये सब भी बात ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो ये क्या होता है, इस प्रक्रिया में आयतन घट जाता है। अगर दूध को 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक उबालते हैं और निम्न ताप पर पाश्चीकरण प्रक्रिया के लिए कितना डिग्री पे उबालना होता है, 72 डिग्री सेल्सियस पे, कितने सेकंड के लिए, 15 सेकंड के लिए, तो दूध का पाश्चीकरण किया जाता है। अगर बस इतना ही पूछे कि दूध का पाश्चीकरण कैसे किया जाता है, तो वो 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड तक गर्म करने पर दूध का पाश्चीकरण किया जाता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखेंगे कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से दूध हल्का खट्टे हो जाते हैं। और इसकी शुद्धता को मापने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो वो लैक्टोमीटर का उपयोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं, एक और साथ में फैक्ट देख लेंगे कि जैसे कि एक एसिड होता है लैक्टिक एसिड, और ये है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड जो होता है, जैसे हमारे मांसपेशियों में जो थकावट होता है वो लैक्टिक एसिड के बढ़ जाने के कारण ही होता है। तो लैक्टिक एसिड दो जगह हो गया, एक दूध में भी पाया जाता है और एक हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से थकावट होती है। क्वेश्चन नंबर 8, टीयर्स में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो ये कौन सा पाया जाता है, ये लाइसोजाइम, ऑप्शन सी। और ये आंसू का स्राव कहाँ से होता है, लैक्राइमल ग्रंथि से होता है। साथ ही साथ जो एक आपने सुना होगा टीयर्स गैस का उपयोग किया जाता है भीड़ को नियंत्रण करने के लिए। अश्रु सामान्यतः 3 घटकों के बने होते हैं, वसा या तेल, जल एवं म्यूकस। और यूरोक्रोम क्या होता है, ये हमारे यूरिन का जो रंग येलो होता है वो यूरोक्रोम की मौजूदगी में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगी। तो पहली ट्रेन की स्पीड कितनी दी हुई है, 40 किलोमीटर पर आवर, और टोटल घंटा कितना दिया हुआ है, तो 2 + 4 यानी 6 आवर में दूरी तय करता है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड गुने समय, तो कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। और दूसरी ट्रेन को कितना टाइम लग रहा है, तो वो लग रहा है 4 घंटे। तो अब क्या पूछा, स्पीड पूछा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर।
ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सरोद का प्रमुख कलाकार है? तो ये है उस्ताद अमजद अली खान, ऑप्शन ए। पंडित रविशंकर जो है ये है सितार के बहुत ही बड़े सितार वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा ये कौन है? ये तबला वादक हैं। और पंडित रवि कुमार शर्मा ये संतूर वादक हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। इलेवन नंबर, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ। तो ये क्या है अर्थ? (83.6 वर्ग मीटर, ऑप्शन ए। 1 इंच में कितना सेंटीमीटर होता है? तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है। और 1 फीट में कितना मीटर होता है? तो 0.3। 1 फुट में 1 वर्ग इंच में कितना वर्ग सेंटीमीटर होता है? 6.45। और 1 वर्ग मील में 2.5 वर्ग किलोमीटर। ये सब भी ध्यान में रखें। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है? तो कौन पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूता है? तो राजस्थान छूता है, पंजाब छूता है, गुजरात छूता है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं छूता है। तो इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और भारत और पाकिस्तान के बीच में कितना किलोमीटर का बाउंड्री है? तो ये है आपको 3323 किलोमीटर का। और इनके बीच में एक रेखा है जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। और भारत की सबसे लंबी बाउंड्री जो है वो किस देश के साथ लगती है? तो वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितने किलोमीटर की लगती है? तो वो लगती है 4096 किलोमीटर के साथ। ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाता हूँ और वाहन से वापस आ जाता हूँ। इसमें कुल 13 होल 2 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल आने जाने में कुल 31/4 घंटे लगते हैं। दोनों ओर वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा? तो पैदल और वाहन से आने जाने में कुल 13/2 लगता है, यानी कि इसको दुगना कर देंगे तो 2 पैदल का कितना हो जाएगा? 31/4। दोनों ओर वाहन से जाने में लगना समय कितना हो जाएगा? तो ये कितना हो जाएगा? दोनों ओर वाहन से जाने में लगा समय, तो ये हो जाएगा 13 माइनस, रुकिए इसको मिटा लिया जाए। अरे अरे हाँ, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 31/4, यानी कि ये कितना हो जाए? 13 चौक 52, 52 में से 31 गया तो 21, 21/4 यानी 5 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन बी। 14 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान को समुद्र पुत्र कहते हैं? तो समुद्र पुत्र किसको कहते हैं? ये ऑप्शन सी, गंगा सागर। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन बिंदु है। यह द्वीप जो है वो लगभग 300 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे न्यूमूर नामक द्वीप का निर्माण विगत वर्षों में हुआ है। और ये भी देखेंगे कि पम्बन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? यानी इक्वेटर के नज़दीक में सबसे कौन पड़ता है? तो सबसे साउथ में जो होगा वो इक्वेटर के नज़दीक होगा, तो वो है बृहत निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी। और ये पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। और भूमध्य रेखा से केवल 8 डिग्री की दूरी पर स्थित होने के कारण केरल में मौसम हमेशा गर्म होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि साउथ के लोग इतने मतलब डार्क क्यों होते हैं? तो वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ही अधिक पड़ती है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने महात्मा गांधी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? तो ये हो जाएगा अनटू दी लास्ट। ये एक किसकी पुस्तक है? ये रस्किन की पुस्तक है, यानी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक है। इस पुस्तक के अनुसार अर्थव्यवस्था की जड़ें नैतिकता में होनी चाहिए। और लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा क्या लिखा गया था? द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। और भी है पुस्तक द गॉस्पेल इन ब्रीफ ऑफ लेटर टू ए हिंदू। आदि पुस्तकों से गांधी जी भी प्रभावित हुए थे।
तो ये भी। क्वेश्चन नंबर 17, शक संवत कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 78 ईस्वी से। कनिष्क के द्वारा इसको चालू किया गया था। और हमारा जो मतलब भारत सरकार इसे कब अपनाया था? तो ये 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को शक संवत में अपनाया गया था। इसका पहला महीना जो होता है वो चैत्र का होता है। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि जैसे कि गुप्त संवत जो था ये किसके द्वारा चालू किया गया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था 319 ईस्वी में। कलचुरी संवत 248 ईस्वी में चलाया गया था। हिजरी संवत वो 622 ईस्वी में चलाया गया था। और एक और प्रसिद्ध राजा है टीपू सुल्तान, इसने ग्रेगोरियन कैलेंडर लागू किया था, ये भी ध्यान में रखेंगे। और विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईस्वी में। ये दो फेमस है, जैसे शक संवत 78, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व है ये, और ये शक संवत का है, ये ईस्वी में है। तो ये डिफरेंस याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार पर पारित प्रस्ताव को अपने डैश अधिवेशन में स्वीकार किया था। तो इन्होंने कब स्वीकार किया था? कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। और ये भी देखेंगे गुवाहाटी अधिवेशन 1926, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एम श्रीनिवास आयंगकर। मद्रास अधिवेशन 1927, इसके अध्यक्ष थे एम ए अंसारी। और लाहौर अधिवेशन 1929, ये तो आपको पता ही होगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था रावी नदी के तट पे रात में झंडा फहरा के 26 जनवरी को। इसीलिए हमारा जो रिपब्लिक डे है वो 26 जनवरी को ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो कूट ए है, तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है। कूट 2, पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में प्रवाहित होती है। कूट 3, मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। तो इसमें कौन सा सही है? तो इसमें सही है 1 और 3। तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक होती है, सही बात है। पवनें हल्की और परिवर्तनशील होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज नहीं होता, वो एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होता है। तो ये गलत हो जाएगा और तीसरा भी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, संवहनीय वर्षा का निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? यह वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होती है, ये विशेषता नहीं है। संवहनीय वर्षा जो है भूलतः गर्म होने से वायु गर्म हो जाता है, वायु गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है। और साथ ही साथ यह हल्की वायु ऊपर को उठने लगती है जिससे संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। और ये भी देखेंगे साथ में कि नेकोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। नेफोस्कोप बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक दिखाई देता है, ये किस कारणवश? ये अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अपवर्तन का नियम क्या है? ये आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरणों तीनों को एक ही समतल में स्थिर होता है। किन्हीं दो माध्यम के लिए आपतन कोण के ज्या यानी साइन तथा आवर्तन कोण ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। लाल रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है, और बैगनी का कितना, रेड का कितना होता है? सबसे कम होता है। और सबसे कम होता है तो ऐसे साइन हो जाएगा। और वॉयलेट का सबसे ज़्यादा होता है। और सूर्य का लाल दिखाई पड़ना प्रकाश के परिकर्णन के कारण ही होता है। तो परिकर्णन जो है इसकी वजह से हमें सूर्य लाल दिखता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान के संविधान से लिया गया है, नहीं। कानून का समान संरक्षण ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है, तो ये भी गलत है। ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है।
उच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है, ये सही है। संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 127 है, इसमें उच्चतम न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। और 108 जो है ये किससे संबंधित है, ये ज्वाइंट सेशन से संबंधित है। और ये जो है आर्टिकल 14 ये विधि के समक्ष समानता के संरक्षण का उपबंध करता है। विधि का शासन भारत में कहाँ से लिया गया है, ये ब्रिटेन से लिया गया है। और विधि का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है, सॉरी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा गलत बोल दिया था। विधि का समान संरक्षण ये लिया गया है अमेरिका से, और क्या था, विधि का शासन ये लिया गया है ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 23, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, तो वो क्या होता है, वो कम हो जाता है। ऑप्शन ए, जैसे कि सभी द्रव्यों का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर बढ़ता है, तो ये क्या होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी द्रव का क्वथनांक मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, दाब के। ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है, तो ये करता है ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा। डीएनए क्या होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक कोशिकीय आरएनए उत्पन्न करता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, वो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसकी आनुवंशिक पदार्थ जो है वो क्या है, जीन है। तथा आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहते हैं। अच्छा, और डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनेगा, यानी डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन, और आरएनए से डीएनए वो क्या होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उसको भी ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए मिलाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मत्स्य। मत्स्य क्या होता है, 2 प्रकोष्ठ होता है। स्नेक ये क्या होता है, 3 चेम्बर होता है। क्रोकोडाइल इसका 4 चेम्बर होता है। और स्टारफिश इसमें तो हृदय ही नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हृदय का क्या काम है, तो इसका काम है ब्लड को पंप करना। हृदय में ऐसे नोड पेस मेकर की भांति कार्य करता है जो हृदय में उद्दीपन उत्पन्न करता है, जिससे धड़कन नियंत्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया था, तो ये किसने किया था, ये महापद्म नंद ने किया था। और ये कौन था, ये महापद्म नंद जो था इसने नंदवन की स्थापना की थी। और इन्होंने सर्व छत्रांतक, एकारट और द्वितीय परशुराम की उपाधि धारण की, और कलिंग पर आक्रमण कर वहां से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मगध लाया था। इससे यह प्रतीत होता है कि यह जैन धर्म को मानने वाला था। क्वेश्चन नंबर 27, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, तो ये सारनाथ में। पहला उपदेश भी सारनाथ में और अंतिम उपदेश भी सारनाथ में। श्रावस्ती में क्या था, इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिया था। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 बीसी में हुआ था। और इनका जो 5 मित्र था जिनके साथ ये निकले थे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तो वो महानामा, अशगी, भदिये, वापना और कौंडियन यानी कुंदन। तो जब उसके बाद ये लौटे थे तो वहीं पे श्रावस्ती में, सॉरी सारनाथ में, इनके 5 दोस्त क्या वो कर रहे थे, मौन में थे, दर्शन कर रहे थे। तो ये अपने 5 दोस्त को पहला उपदेश दिए थे। और अंतिम उपदेश भी ये कहाँ पे दिए थे, तो ये सारनाथ में। पहला उपदेश भी सारनाथ में और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो ये कुशीनगर में। ये कहाँ पे है, ये उत्तर प्रदेश में है। और लुम्बिनी कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। और मृत्यु कब हुई थी, तो ये हुई थी 483 बीसी में। इसी के समय पहला बौद्ध संगीति भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे, तो ये कन्नौज। ऑप्शन डी
कन्नौज पे क्या था, मखौरी वंश की राजधानी थी, जहाँ के राजा ग्रहवर्मा ने राजश्री का विवाह हुई। ग्रहवर्मा की हत्या होने पर हर्षवर्धन ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई। कन्नौज के लिए पाल वंश, गुज्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच लंबी अवधि तक त्रिपक्षीय संघर्ष चला था। कन्नौज उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद से 32 मील दूर यमुना नदी के बाएं किनारे पर स्थित जो वत्स महाजनपद की राजधानी थी। इस सब फैक्ट को भी ध्यान में रखेंगे। कन्नौज को रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों में कन्याकुब्ज नगर नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29, अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासन की छत्र छाया में की? तो ये शिव सिंह, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, मुगल काल में हरकारे कौन थे? तो ये कौन थे? तो ये थे जासूस एवं विशेष वार्ताहर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो ये महत्वपूर्ण कारण क्या था कि उसका स्त्री होना। ये कथन कौन कहा था? ये रजिया के बारे में मिनाजुल सिराज लिखे हैं कि रजिया के सभी शासिका का गुण था सिवाय उसके स्त्री होना। और ये किसकी पुत्री थी? तो ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। क्वेश्चन नंबर 33, थाईलैंड की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसकी मुद्रा का नाम है बहत, ऑप्शन बी। और ये देखेंगे साथ ही साथ कि जैसे कि थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो ये है बैंकॉक। मुद्रा मतलब किसी भी देश की मुद्रा, उसकी राजधानी, इसको भी ध्यान में रखते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, नेफोस स्कोप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो ये किया जाता है बादलों की दिशा एवं गति का, ऑप्शन बी। हिडेनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा, इसी का नाम है हिडेनबर्ग सीमा रेखा। और साथ में ये भी देखेंगे कि जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? मैनी-गॉट रेखा कहते हैं। और मेन रहीम रेखा ये रूस और फिनलैंड के बीच की रेखा है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? ये हिडेनबर्ग की रेखा कहते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। 36 नंबर, संविधान का व्याख्याकार और संरक्षण कौन होता है? तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 37, मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, ऑप्शन बी। 38, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 1966 से 67 में, ऑप्शन सी। और इसके भारत में जनक कौन थे? तो ये एम एस स्वामीनाथन थे। इन्होंने शांति का नोबेल पुरस्कार कब जीता था? 1970 में। और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, राम भैरवी किस समय गाया जाता है? तो ये कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है प्रातः काल में, सुबह में। क्वेश्चन नंबर 40, इंटरनेशनल बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जुलाई को। और भारत में भी वर्तमान में सबसे ज़्यादा बाघ है। बाघों की संख्या कितनी है? 3167, जो कि लगभग 70% है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था? तो वो 1 अप्रैल 1973 को ही हुआ था। और वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं। तो इस सब बात को भी साथ में ध्यान में रखेंगे। 19 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है। और 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व IVF डे। 25 जुलाई IVF डे। क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राज्य की आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? तो ये कौन सी है? ये अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूस, अरबी व स्पेनिश, ऑप्शन ए।
और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ध्यान में रखेंगे। 42 नंबर, यदि कि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये कब जोड़ा गया था? ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये राष्ट्रपति के अधिकार में दिया गया था कि वो पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। 43, मूल अधिकार पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं? तो ये अनुच्छेद 19 को निलंबित किया, ये भी सही है। 20 और 21 को छोड़कर शेष मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और सी दोनों सत्य हैं। 44 नंबर, भारत का राजनीतिक युग्मन किस बुद्धिजीवी का कमाल है? तो ये किसका कमाल है? तो ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी। ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है? तो ये किस रूप में होता है? तो ये होता है संवेदन तंत्रीय उत्तेजन, ऑप्शन सी। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन से हमें क्या मतलब, ओजोन क्षरण से क्या ही हो सकता है? तो ये हमें स्किन कैंसर से बचाता है। 46 नंबर, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी गल्फ कौन सी है? तो ये है मैक्सिको की खाड़ी, ऑप्शन ए। इंसुलिन स्रावित होते हैं, तो ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है पैनक्रियाज से, ऑप्शन ए। वर्ष 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में कूट ए, भारत का लिंगानुपात 2002 से 2011 में 10 अंकों की कमी दर्ज किया गया। कूट 2, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश में दमन व दीव है। कूट 3, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल और संघ शासित प्रदेश में पुद्दुचेरी है। कूट 4, केरल का लिंगानुपात 1082 और पुद्दुचेरी का 1010 है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही है? तो केवल 2 और 3, केवल 2 और 3। केरल का कितना है? 1084 है। क्वेश्चन नंबर 49, किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल दिया गया, निम्न में से कौन सी आहार संबंधित उसके लिए मददगार होगी? तो ये उच्च वसायुक्त आहार से बचो, ऑप्शन सी। 50 नंबर, मानवों में कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार रहा है? मतलब ये मिलान करना है, तो ये क्या हो जाएगा? तंत्रिका, ये लंबा तथा शाखीय आकार। लाल रक्त कोशिकाएं, ये हो जाएगा चक्रिका आकार। श्वेत कोशिकाएं, ये बदलता आकार। पेशीय कोशिकाओं, ये क्या हो जाएगा? ये लंबा और पतला। डी का 3, बी का 2 था। और त्वचा का क्या हो जाएगा? ये समतल। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी। सबसे छोटी कोशिका जो होती है मनुष्य में, वो क्या होता है? वो शुक्राणु होता है। और सबसे लंबी कोशिका वो तंत्रिका तंत्र। 51, हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन बी। 52, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता? तो ये भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी। और ये भी याद रखेंगे कि योजना आयोग, इसकी स्थापना कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को, जिसे अब नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। 53, संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य, नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? वो 1952 में हुई थी, ऑप्शन बी। 54, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से समृद्ध नहीं है? तो ये कौन हो जाएगा? ये एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी। और विटामिन B1 का क्या कहते हैं? उसको थायमीन कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। थायमीन किसका नाम है? B1 का नाम है। फोलिक अम्ल जो है उसे टेराइल ग्लूमेटिक भी है। क्वेश्चन नंबर 55, बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है?
तो ये किस प्रकार की वन है? ये पर्णपाती वन है, ऑप्शन सी। और भारत वन रिपोर्ट सबसे पहले कब प्रकाशित हुआ था? वो 1987 में प्रकाशित हुआ था। अभी लास्ट टाइम कब हुआ था? वो 2021 में हुआ था, जिसमें अनुसार देश में सर्वाधिक वन का प्रतिशत मिजोरम राज्य में तथा सर्वाधिक क्षेत्रफल वन मध्य प्रदेश में था। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बना गया था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी थे, यही बने थे अध्यक्ष। जवाहरलाल नेहरू, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रह चुके हैं? ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 1929, 1936, 1937। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में भी बम्बई में कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे। मोतीलाल नेहरू 1928 में कलकत्ता अधिवेशन में। 57 नंबर, एक लोहे का ब्लेड नीले विलेय में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलेय का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर निम्न में से क्या निष्कर्ष निकलेंगे? तो ये क्या निष्कर्ष निकलेगा कि ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेपण कॉपर है, ऑप्शन सी। 58, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एलेक जेफरी कहाँ के निवासी थे? तो ये थे ग्रेट ब्रिटेन के, ऑप्शन ए। 59, किसी बिंब को उसकी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बनता है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया हो तो क्या होगा? तो ये होगा कि प्रतिबिंब का तीव्रता घट जाएगा, ऑप्शन डी। उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है? तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती के चढ़ने का कारण है? तो ये किस कारण है? केशिकत्व, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कम तरंगदैर्घ्य विकिरण है? तो ये किसका है? ये एक्स किरणों का, ऑप्शन ए। 62 नंबर, इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का? तो ये किस कारण होता है? ये अपवर्तन के कारण होता है इंद्रधनुष। जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाले सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन, 1 बार वर्ण विक्षेपण व 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो इससे प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। तो ये ध्यान में रखेंगे, अपवर्तन की वजह से इंद्रधनुष बनता है। 63, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था प्रकाश विद्युत प्रभाव, ऑप्शन सी। कब मिला था? 1921 में। और इनका एक प्रमुख फॉर्मूला है E = mc²। 64, पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? तो वो करते हैं ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस का। हीलियम हल्की गैस होती है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं। और समुद्र की गहराई को मापने के लिए क्या उपयोग करते हैं? वो फेदोमीटर का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने इरिडियम प्राप्त किया था? तो ये पिंच ब्लेड, ऑप्शन ए। 66, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर। 67, रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में कर सकता है। रोहित अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? यानी रोहन और रोहित मतलब R+R मिलके 10 दिन में करता है, और रोहन जो भी हो ये अकेले 15 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा? 5 दूना 10 या 30। तो इन दोनों, इसका इफिशियंसी कितना है? 2 और इसका 3, यानी इसमें एक का इफिशियंसी है 2, एक का 1। तो एक अकेला जो भी होगा वो कितने दिन में करेगा? वो 30 दिन में करेगा, ऑप्शन सी। 68, क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर प्राप्त होता है। तो ये क्या प्राप्त होता है? ये फॉसीजन, ऑप्शन ए। 69, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो ये होती है विटामिन ई की कमी से, ऑप्शन सी। 70, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ था? तो ये हुआ था वान लोंग, ऑप्शन बी। 71,
काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी। 72, काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये किसकी सहायक नदी है? ये है चंबल की, ऑप्शन सी। 73, बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो ये किससे था? ये था जम्बू द्वीप, ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा द्वीप समूह नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? तो ये कौन सा नहीं है? ये पिटकेन, ये नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है। ये कहाँ पे? ये ब्रिटिश का अधीनस्थ क्षेत्र है। 75, स्थानांतरी कृषि श्रीलंका में निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है चिन्ना के नाम से, ऑप्शन बी। 76, हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? तो ये किससे है? ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है, ऑप्शन ए। और इसका प्रकाशन जो है वो 1978 में सर्वप्रथम प्रोफेसर राजकृष्णा के द्वारा किया गया था। 77, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? तो ये 1 जून 1964 से। दशमलव प्रणाली कब आई थी? तो ये सबसे पहले 1957 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 78, समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो मैक्स वेबर का है, ऑप्शन सी। समाजशास्त्र सामाजिक कार्य को समझाने का विज्ञान है, ये कथन मैक्स वेबर, ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 79, आर्थिक विकास का आधार है, तो ये क्या है? यह है सामाजिक संरचना में परिवर्तन, ऑप्शन सी। संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये M.N. श्रीनिवास, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 81, ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा में फाइनल में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो ये कौन है? ये है मिल्खा सिंह, ऑप्शन डी। इन्होंने वर्ष 1960 में रोम ओलंपिक में 400 मीटर की जो रेस होती है उसमें चौथा स्थान प्राप्त किए थे। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है आपको पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी। ये प्रारंभ कब हुआ था? ये 1917 से प्रारंभ हुआ था। और एक दो पुरस्कार और ध्यान में रखेंगे, जैसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाता है। तो अभी वर्तमान में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? वो मिला है दामोदर मौजा को, ज्ञानपीठ पुरस्कार। 83, मई 2023 में किसे 27वीं बार माउंट फतह किया है? तो किसने किया है? ये पशांग दवा शेरपा, ऑप्शन सी। 84, कांस फिल्म फेस्टिवल, ये कहाँ पे होता है? ये फ्रांस में होता है। 2023 में पालम डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, जस्टिस टॉयट। 85, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 31 मई को। हर साल मनाया जाता है 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। और इसकी थीम क्या थी? कि हमें भोजन की ज़रूरत है, तंबाकू की नहीं। 86, जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता? तो ये अपना भारत, ऑप्शन ए। 87, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन ए। ये कहाँ के हैं? ये त्रिनिदाद और टोबैगो के एक राजनयिक हैं। 88, एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूरा करने वाली देश की पहली महिला कौन है? तो ये है शालिनी सिंह, ऑप्शन सी। 89, 3 जून 2023 को आमिर रजा हुसैन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो वो कौन थे? वो एक अभिनेता थे। 90 नंबर, 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है? तो वो है खलील अहमद, ऑप्शन ए। और इस बार का आईपीएल का खिताब किस टीम ने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स।
91 निम्नलिखित संगीता चानू किस खेल से संबंधित है जिसे नाडा ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है? तो ये भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग। 92 अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, समनगर भाटा बैंगन और आदमचीन चावल को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ का है? ये वाराणसी, ऑप्शन बी। 93 किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ये बिहार, ऑप्शन सी। 94 पहला सैन्य अभ्यास साइक्लोन 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच में हुआ है? तो ये मिस्र के साथ हुआ है, ऑप्शन डी। 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या था? तो ये था राष्ट्र पहले हमेशा पहले, ऑप्शन बी। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखेंगे? तो वो संगोल, ऑप्शन सी। 97 कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं हरिबधु मागर। ये कहाँ के हैं? ये नेपाल के हैं, ऑप्शन डी। 98 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ये मैक्स वेस्टरपन, ऑप्शन डी। 99 IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? तो ये दृश्यम 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 मई 2023 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो अभी हम ऊपर आपको बता चुके हैं, ये दामोदर मौजा को मिला है। 56वां मिला था नीलमणि फूफन को। तो आज ये हमारा सेट नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए, अच्छे से एनालाइज करिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड करंट अफेयर्स के साथ हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।